नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 61,000 से ज्यादा गरीबों को नए घर दिए। अहमदाबाद से सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अहमदाबाद में मेट्रो का उद्घाटन किया। फिर जीर्णोद्धार के बाद शक्तिपीठ अंबा देवी मंदिर जनता को समर्पित किया। मोदी ने कहा वो चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, विरासत को उससे भव्यता के साथ संजोए रखने के मामले में भारत दुनिया के सामने एक मिसाल बने। मैं आपको मोदी की बात सुनवाऊंगा, लेकिन पहले आपको कांग्रेस की खबर दे देता हूं। कई दिन की माथापच्ची के बाद आज यह तय हो गया कि पुराने, अनुभवी और वफादार मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के उम्मीदवार हैं, इसलिए उनकी जीत पक्की है। चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता बची है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि खड़गे का नॉमिनेशन फाइल करवाने वालों में G23 के मेंबर भी शामिल थे। खड़गे का नाम सामने आया तो दिग्विजय सिंह ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। नाम के लिए शशि थरूर मैदान में अभी भी खड़े हैं, लेकिन अब उनकी उम्मीदवारी सिर्फ टोकन कॉन्टेस्ट के लिए है। इसलिए आप मान सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बनेंगे। 34 साल के बाद नेहरू गांधी परिवार के बाहर का कोई सदस्य कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगा। खड़गे ने पर्चा सबसे आखिर में भरा, लेकिन दावेदारी के मामले में वो सबसे आगे है। कल तक खड़गे का नाम भी नहीं था। जब गहलोत के बारे में फैसला किया गया कि उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया जाना है, तो दिग्विजय सिंह को कहा गया भारत जोड़ो यात्रा छोड़ो, दिल्ली पहुंचो। दिग्विजय दिल्ली पहुंचे, सोनिया गांधी से मिले। इसके बाद कल नॉमिनेशन का फॉर्म भी ले आए। तब लगा अब कांग्रेस दिग्विजय सिंह पर दांव खेलेगी। लेकिन आज सुबह दिग्विजय सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे और कहा उन्होंने पेपर्स लिए जरूर हैं, लेकिन नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगे। अब खड़गे चुनाव लड़ेंगे और वो उनको सपोर्ट करेंगे। अशोक गहलोत ने भी कह दिया कि वो भी खड़गे के साथ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दोनों गुटों के नेताओं से बात करके सबको विश्वास में लिया, फिर पर्चा भरने पहुंचे। और बड़ी बात यह कि खड़गे के नॉमिनेशन के वक्त गहलोत और दिग्विजय सिंह के अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पृथ्वीराज चव्हाण, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी भी मौजूद थे। खड़गे ने कहा वो तो बचपन से ही कांग्रेस से जुड़े हैं, 50 साल से गांधी नेहरू परिवार के साथ हैं, लेकिन अध्यक्ष पद का चुनाव कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर लड़ रहे हैं। न किसी ने भेजा है, न किसी ने बुलाया है, वो खुद आए हैं और अपनी दावेदारी खुद ही पेश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो उसूल है, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ मैं बचपन से जुड़ा हूं। जब मैं 8th 9th में पढ़ता था, तब मैं पर्चे बांटता था, दीवारों पे लिखने की कोशिश करता था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी खुद गुलबर्गा आकर हम सबको प्रोत्साहित करके कांग्रेस में एक ऊर्जा तैयार करके कांग्रेस पार्टी में एक काम करने का मौका दिया और पहला टिकट मुझे 1972 में मिला। तब से मैं लगातार चुन के आ रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे की बैकग्राउंड को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। उनकी उम्र 80 साल है, 50 साल से राजनीति में है। 1972 में पहली बार विधायक बने थे। 2008 तक लगातार एमएलए रहे। 2009 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। लोकसभा में कांग्रेस से नेता रहे। लोकसभा चुनाव हार गए तो सोनिया गांधी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा और विपक्ष का नेता बना दिया। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया है। पता चला कि जब अशोक गहलोत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, तो फिर कल शाम को सचिन पायलट से मिलने के बाद सोनिया गांधी प्रियंका गांधी के घर गई। वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर राहुल गांधी भी मौजूद हुए। पूरे परिवार ने विचार किया और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम फाइनल हुआ। दिग्विजय सिंह उस वक्त पेपर्स ले चुके थे, लेकिन खड़गे का नाम तय होने के बाद उन्हें रोक दिया गया। खड़गे का प्रस्तावक बनने को कहा गया और दिग्विजय सिंह ने वही किया। हालांकि सारे नेता दावा यही कर रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का कोई कैंडिडेट नहीं है, वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो चाहे चुनाव लड़ सकता है। अशोक गहलोत ने भी कहा कि सोनिया गांधी कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में वो किसी के साथ नहीं है, न्यूट्रल हैं।
गांधी परिवार कह चुका है हम न्यूट्रल रहेंगे। गांधी परिवार कह चुका है, मुझे भी उन्होंने कहा था हम न्यूट्रल रहेंगे। गांधी परिवार का व्यक्ति कोई भी ना तो नामांकन में भाग लेगा, ना वो नामांकन करवाने आएंगे। सोनिया गांधी जी क्लियर कर चुकी है 10 दिन पहले ही, हम लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं, ठीक है। और हर नेता जाएगा, शशि थरूर जी भी गए थे, दिग्विजय सिंह जी भी गए थे, मैं भी गया था ब्लेसिंग लेने के लिए। हर व्यक्ति चाहेगा कि नेहरू गांधी परिवार का हमें समर्थन मिले, तो समर्थन जब वो कह रहे हम न्यूट्रल हैं, तो जो निर्णय हुआ है खड़गे साहब के बारे में हमारे कई सीनियर लोगों ने मिलकर लिया है, हम सब ने मिलकर लिया है, हम भी प्रस्तावक बने हैं, इसलिए मैंने बात कही आपको। हमें चिंता है कांग्रेस मजबूत कैसे रहे, उसके लिए हम जान लगा दें। बड़ी बात यह कि खड़गे के नॉमिनेशन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रस्तावक हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा G23 के मेंबर माने जाते हैं। ये वो ग्रुप है जो मांग कर रहा था कि कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है, नए खून और नए नेतृत्व की जरूरत है। हुड्डा ने कहा कि खड़गे तजुर्बेकार नेता हैं और अध्यक्ष बनकर वो पार्टी को मजबूत कर पाएंगे। बहुत अच्छे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के तजुर्बेकार हैं, कर्नाटक में भी रहे, कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, लोकसभा में भी रहे, राज्यसभा में भी रहे, तो हर किस्म का उनका तजुर्बा है। और उनका नामांकन हमने भरा है, समर्थन किया है उनका, और जो जिसका समर्थन करता है उसके जीत के लिए पूरी कोशिश भी करता है। तो मेरे को उम्मीद है खड़गे जी भारी बहुमत से कामयाब होंगे। क्या जो गांधी परिवार है उनका सपोर्ट उनको हासिल है? देखिए, कांग्रेस चुनाव है, उन्होंने कहा हम न्यूट्रल हैं, तो ये तो चुनाव है, इसमें और चुनाव लड़ रहे हैं, शशि जी भी लड़ रहे हैं, खड़गे जी भी लड़ रहे हैं, लेकिन जो है खड़गे जी का तजुर्बा है, हमने उनका नामांकन भरा है, तो हम उसकी मदद करेंगे। कांग्रेस के नाराज नेताओं का ग्रुप, जिसे G23 कहा जाता है, उसमें एक मनीष तिवारी भी हैं, वो भी खड़गे के प्रस्तावक बने। उन्होंने कहा अगर पार्टी में किसी एक नेता के नाम पर आम सहमति बन जाती तो अच्छा होता, लेकिन यह भी ठीक है कि चुनाव हो रहा है। मनीष तिवारी ने कहा कि कांग्रेस को यूथ के साथ साथ अनुभव की भी जरूरत है, जो खड़गे के पास है। ऐसा है कि कांग्रेस एक इंटरजेनरेशनल पार्टी है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक वरिष्ठ नेता हैं, और इसलिए खड़गे जी ने सब लोगों से बातचीत की, और हम लोग क्योंकि उनके साथ काम कर चुके हैं, हम लोगों ने सबके उनके कैंडिडेट का समर्थन किया है। उनके अगेंस्ट शशि थरूर जी होंगे, क्या आपको लगता है कि खड़गे जी को गांधी परिवार का भी सपोर्ट प्राप्त है? देखिए, ऐसा है कि चुनाव हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, हर आदमी को ये आजादी है कि वो चुनाव लड़े। शशि थरूर जी हमारे मित्र हैं, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। ये तो आंतरिक पार्टी में चुनाव हो रहा है और हर आदमी को हक है चुनाव लड़ने का। गांधी फैमिली का सपोर्ट है खड़गे जी को? देखिए, ऐसा है कि चुनाव हो रहा है, अब चुनाव में जो लोग मत देंगे, जो उनका मत होगा उस, और मेरा ये मानना है कि एक आम सहमति अगर बन जाती तो बढ़िया रहता, अगर अभी भी बन जाए तो बढ़िया है। आपने देखा दिग्विजय सिंह जी ने अपना नामांकन वापस ले लिया, आपने देखा अशोक गहलोत जो उनको प्रस्तावित कैंडिडेट के रूप में बताया जा रहा था, जो भी प्रस्तावक बन के आए हैं। तो एक कांग्रेस की परंपरा है, उस कांग्रेस की परंपरा में सब लोग इकट्ठे हो गए। वैसे सबको मालूम है कि खड़गे जीतेंगे, फिर भी शशि थरूर मैदान में डटे हुए हैं। आज उन्होंने नॉमिनेशन के बाद अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया। शशि थरूर भी G23 में थे, लेकिन आज उनके साथ उस ग्रुप के नेता नजर नहीं आए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से ठीक उलट थरूर के नॉमिनेशन के वक्त नारे भी लगे और कई तरह के स्लोगन्स लगाए गए। थरूर ने 10 पॉइंट्स के मैनिफेस्टो में बताया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बनकर पार्टी को कैसे मजबूत करना चाहते हैं। शशि थरूर ने कहा कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो, सारे अधिकार एक आदमी के पास नहीं होने चाहिए, प्रदेश और जिला यूनिट्स को और ज्यादा ताकतवर बनना चाहिए। इसके बाद थरूर ने कहा कि जो लोग कांग्रेस में बदलाव चाहते हैं वो उनको वोट देंगे, जो पार्टी को ऐसे ही चलाते रहना चाहते हैं जैसे अभी चल रही है तो वो खड़गे को वोट करेंगे। हमारी कांग्रेस हमारा गुरु, हमारी कांग्रेस हमारा
हमारी पार्टी, शायद सारे पार्टियां, मैं तो सिर्फ कांग्रेस के बारे में बोल सकता, लेकिन जो मैंने देखा है काफी सेंट्रलाइज्ड है। मतलब आपको आप देख सकते हैं कि जो तय करते हैं सब कुछ हेडक्वार्टर्स में पार्टी अध्यक्ष या पार्टी के नेता सारी चीजें तय करते हैं। अगर एक उदाहरण दे दूं तो आजकल हमारे पार्टी में एक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, मतलब जिला कमेटी का अध्यक्ष का नाम भी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष अप्रूव करने की जरूरत है। ये तो मैं पूछने लायक बात है कि क्यों? अगर आपको राज्य में एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष है जो आपने अपॉइंट किए, जिसपे आपको भरोसा है, उनको तय करने दीजिए कि कौन उनके साथ अच्छी तरह काम करेगा, और उनके काम करने के बाद अगर काम ठीक नहीं हुआ, अगर हमारे चुनाव में या दूसरे उदाहरण होंगे कि रिजल्ट ठीक नहीं है, तब प्रदेश नेता को बदल लीजिए। लेकिन जब उनको आपने एक काम दिया है, उनको मेरे ख्याल में उसके साथ ये अधिकार भी दे दीजिए कि अपना काम पूरी करने के लिए सारे रिसोर्सेज वो तय करेगा। तो इस किस्म के उदाहरण मुझे कई एग्जाम्पल्स है, लेकिन देखिए आप लोग तो वोटर्स नहीं है इसमें, मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा करके इस आइडिया को आगे लेना चाहता हूं। देयर इज सर्टेनली एन ऑप्शन दैट दोज हु वुड लाइक टू कंटिन्यू द स्टेटस क्वो, business as usual, will not be inclined to vote for me because I represent change, I represent a different approach, I represent a vision to take the party forward in a different way. The party has had some great successes in its storied history, but for some years now we have been suffering setbacks. And the question is, how do we stop those setbacks, change the narrative and move forward? शशि थरूर ने चुनाव लड़ने का फैसला करने से पहले सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। वो केरल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे। आज अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरने के बाद थरूर ने कहा कि चुनाव में गांधी परिवार का कोई फेवरेट कैंडिडेट नहीं है, इसीलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। थरूर ने कहा उनके साथ कोई सीनियर नेता भले न हो, लेकिन देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सपोर्ट उनके साथ है। मैं एक और बार धन्यवाद कहना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से। मैं उनसे मिला हूं, राहुल गांधी जी से भी और प्रियंका गांधी जी से भी। वो लोग कहें कि चुनाव पार्टी के लिए अच्छा है, कि पार्टी को मजबूत करेंगे, क्योंकि लोग हमारे जैसे आप कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे हमारे पार्टी को, और मेरे ख्याल में इस ध्यान से कांग्रेस का संदेश और लोगों के मन में और हृदय में पहुंचेंगे। शशि थरूर कुछ भी कहें, सब जानते हैं कि गांधी परिवार का फेवरेट कौन है। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे सरल स्वभाव के हैं, विनम्र हैं, ज्यादा किसी झगड़े में नहीं पड़ते, 80 साल की उम्र में भी फिट हैं, एक्टिव हैं, कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं, इसलिए उनके पार्टी के अध्यक्ष बनने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो किसी के लिए चुनौती नहीं बनेंगे। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करो तो वो कहते हैं कि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी राहुल या प्रियंका को संभालनी चाहिए थी। वो कहते हैं आज के नए जमाने में नए खून की जरूरत है। सब जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को मजबूरी में अध्यक्ष बनाया जा रहा है। वो तो गांधी परिवार की पहली चॉइस भी नहीं थे। और दूसरी बात है, अध्यक्ष कोई भी बने, पार्टी तो राहुल गांधी को चलानी है, फैसले तो राहुल गांधी करेंगे, तो फिर किसी और को अध्यक्ष बनाने का दिखावा क्यों? कांग्रेस ने पिछले 8 साल में जिस कदर सियासी जमीन खोई है, एक के बाद एक चुनाव हारे हैं, इस सिलसिले को रिवर्स करने की उम्मीद मल्लिकार्जुन खड़गे से कोई नहीं रखता। लेकिन उन्हें लगता है कि अगर प्रियंका गांधी को कमान दे दी जाती तो हो सकता है एक बार फिर से कांग्रेस में जान आ जाती। कांग्रेस आज भी ऐसी पार्टी है जिसके सपोर्टर्स गांव-गांव में हैं, हर शहर में हैं, पर उनमें जान फूंकने वाला कोई नहीं है। पार्टी जब तक पुराने ढर्रे पर चलती रहेगी, इसका रिवाइवल होना मुश्किल लगता है। कांग्रेस के लिए चुनौती इसलिए भी ज्यादा बड़ी है क्योंकि मुकाबला नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत से है, और मेहनत के मुकाबले में मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज मोदी गुजरात के दूसरे दिन के दौरे पर थे, दिन भर मेहनत की। मोदी ने कहा कि वो देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुनिया का सिरमौर बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के शहरों को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं, और उसके लिए काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटीज बनाए जा रहे हैं, सैटेलाइट टाउन्स बन रहे हैं, ट्विन सिटीज बन रही हैं, हाई स्पीड ट्रेन चल रही हैं, ब्रिज और ओवर ब्रिजेस का निर्माण हो रहा है, हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं।
मोदी ने कहा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है, लेकिन उसे संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना जनता का काम है। अगर आम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना नहीं मानेंगे तो फिर कैसे चलेगा। आज मोदी ने क्या क्या कहा ये आपको सुनाऊं, उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं जो गुजरात के लोगों के साथ मोदी के कनेक्ट को दिखाती हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री के प्रोग्राम के वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। मोदी के लिए भी ऐसा ही होता है। एसपीजी ने पूरे रास्ते को सैनिटाइज किया था, सड़क को दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी। लेकिन यह तो सुरक्षा एजेंसियों को भी मालूम है कि अगर मोदी रोड शो करेंगे तो रोड के दोनों तरफ हजारों लोग होंगे, इसलिए इंतजाम भी उसी हिसाब से हुए। लेकिन सारे के सारे इंतजाम धरे रह गए। पब्लिक बैरिकेड्स को पार करके सड़कों पर आ गई। डिवाइडर पर भी लोग खड़े हुए थे। लोग इतने करीब थे कि वो प्रधानमंत्री की गाड़ी को छू सकते थे, लेकिन किसी ने कोई गड़बड़ी नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे मोदी का काफिला किसी गली से गुजर रहा हो। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, मोदी की गाड़ी पर फूल बरसा रहे थे। मोदी का काफिला बनासकांठा के मुस्लिम बहुल इलाकों से भी गुजरा। यहां भी भीड़ कम नहीं थी। सड़क के दोनों तरफ हजारों की संख्या में मुस्लिम भाई बहन प्रधानमंत्री को देखने के लिए खड़े थे। लोग मोदी की गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहे थे। मोदी भी गाड़ी के भीतर से सबके अभिवादन का जवाब दे रहे थे। यह वो इलाका है जहां पर आदिवासी ज्यादा संख्या में रहते हैं। इस इलाके में पिछले चुनाव के वक्त बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन मोदी ने इसे चैलेंज के तौर पर लिया। आज इस इलाके में बीजेपी का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यह तस्वीरें इसकी गवाही है। गुजरात के लोगों के इस प्यार के लिए मोदी ने आभार जताया। मोदी ने कहा लोग उन्हें जो प्यार दे रहे हैं वो उसे सूद समेत लौटाएंगे। 25 साल के अंदर भारत को विकसित राष्ट्र बनाकर दिखाएंगे। आज मां के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा का दिन है। इस शुभ अवसर पर आज मां अंबे के दर्शन और पूजन करने का सौभाग्य मिल रहा है। इस बार मैं ऐसे समय में आया हूं जब विकसित भारत का विराट संकल्प देश ने लिया है। 130 करोड़ देशवासियों ने लिया है कि 25 साल के अंदर अंदर हम हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे। मां अंबा के आशीर्वाद से हमें हमारे सभी संकल्पों की सिद्धि के लिए शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। मोदी बनासकांठा में थे, अंबाजी मंदिर के पास थे। उन्होंने अंबाजी की उपासना आज की थी और इस इलाके में उन्होंने नारी के सम्मान की बात की। महिलाओं को और शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए हैं उनकी जानकारी लोगों को दी। मोदी ने कहा कि बनासकांठा में उन्होंने 45,000 गरीबों को नए घर दिए हैं, 15,000 घरों का शिलान्यास किया है और खास बात यह कि इन घरों की रजिस्ट्री में पत्नी या मां का नाम भी होगा। इस पावन अवसर पर मुझे बनासकांठा के साथ साथ गुजरात के अनेक जिलों को हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का उपहार देने का अवसर भी मिला है। आज जिन 45,000 से अधिक घरों का लोकार्पण और करीब लोकार्पण और शिलान्यास मिला दें तो 61,000, उन सभी लाभार्थियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं।
उन बहनों को विशेष शुभकामनाएं जिन्हें आज अपना घर मिला है। इस बार आप सभी की दिवाली नए घर में मनेगी, अपने खुद के घर में मनेगी। प्रधानमंत्री आवास जो देंगे, दीनदयाल आवास जो देंगे, उसमें माता का भी नाम होगा। इसलिए 2014 के बाद हमने फैसला लिया कि गरीबों को सरकार जो पक्के घर बनाकर दे रही है, वो मां के नाम होगा या फिर मां और उसके पति के नाम पर होगा, मां या उसके बेटे के संयुक्त नाम पे होगा। अभी तक देश में गरीबों को 3 करोड़ से अधिक घर बनाकर हमने गरीबों को दिए हैं। ये जो खुशी आप जिन लोगों के चेहरे पर देख रहे थे ना, इस देश के 3 करोड़ लोगों को घर मिला है और ऐसी ही खुशी उनके चेहरे पर आज नजर आ रही है। और जिनमें से अधिकतर घरों की मालकिन माताएं बहनें हैं। और इसके बाद मोदी ने याद दिलाया कि हमारे देश में मां का सम्मान करने की परंपरा हमेशा से रही है। भगवान कृष्ण हो, बजरंगबली हो या फिर अर्जुन जैसे योद्धा, सभी को उनकी मां के नाम से जाना जाता है। हम तो अपने देश को भी मां कहते हैं। हमारे यहां वीर पुरुषों के साथ मां का नाम जोड़ा गया है। मैं उदाहरण देता हूं, आप भी सोचिए। अब देखिए, अर्जुन महान वीर पुरुष थे, लेकिन कभी हमने ये नहीं सुनते हैं कि पांडुपुत्र अर्जुन, ऐसा नहीं बोलते लोग क्या कहते हैं? हम जब भी सुनते हैं तो उनका नाम पार्थ सुना। ये पार्थ क्या है? जो पृथा यानी कुंती के पुत्र है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान, उनका भी जब परिचय होता है तो देवकी नंदन कहते हैं। देवकी का पुत्र कृष्ण इस प्रकार से कहते हैं। हनुमान जी की बात आती है तो हनुमान जी को भी, हनुमान जी से बड़ा कोई वीर तो हमने अभी सुना नहीं है, लेकिन उनकी भी बात आती है तो कहते हैं अंजनी पुत्र हनुमान। यानी मां के नाम के साथ वीरों के नाम हमारे देश में, ये मां के महात्म्य को, नारी के महात्म्य को, स्त्री शक्ति के महात्म्य को हमारी संस्कार की पूंजी के समान हमें मिला हुआ है। इतना ही नहीं, ये हमारे संस्कार ही है कि हम अपने देश भारत को भी मां के रूप में देखते हैं, खुद को मां भारती की संतान मानते हैं। आजकल नवरात्र चल रहे हैं, देवी की उपासना के दिन हैं। मोदी 9 दिन के उपवास पर हैं। मोदी मां अंबा के भक्त हैं और उससे थोड़ी देर पहले मोदी ने मां अंबे के दर्शन किए। अंबाजी मंदिर को भी विकसित किया गया है। मंदिर के शिखर को सोने से बढ़ा गया है। आसपास के इलाके को डेवलप किया गया है। अंबाजी के मंदिर के आसपास सभी 51 शक्तिपीठों की रेप्लिका लगाई गई है। यानी अगर आप अंबाजी मंदिर में दर्शन करने आते हैं तो सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन भी कर सकते हैं। जो करुणा मां सांबळ जो करुणा, वशिष्ठ देवे वखाण्या, मार्कंड देवे वखाण्या, गाई शुभ कवि। बनासकांठा में मोदी ने भक्ति की बात की, भावना की बात की, माता बहनों के सम्मान और सुख की बात की। लेकिन इससे पहले अहमदाबाद में मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया, डेवलपमेंट पर फोकस किया। मोदी ने अहमदाबाद में मेट्रो के फर्स्ट फेज का उद्घाटन किया और गांधीनगर से मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत एक्सप्रेस देश की सुपरफास्ट ट्रेन है। ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। अहमदाबाद से मुंबई सिर्फ 5.5 घंटे में पहुंचा देगी
और ये यात्रा आरामदायक होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए फीचर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं। ये ट्रेन पूरी तरह से भारत में बनी है, मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है। चेन्नई की रेलवे फैक्ट्री में इसके कोच बने हैं। ट्रेन के अंदर जो सुविधाएं हैं वो ऐसी हैं जैसी किसी एरोप्लेन में होती हैं। रिक्लाइनिंग सीट्स को आप 180 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। टच लाइट से लेकर हर कोच में इंफोटेनमेंट के लिए 32 इंच का टीवी लगा हुआ है। वंदे भारत ट्रेन एंटी कोलिजन डिवाइस कवच से लोडेड है, यानी एक्सीडेंट की आशंका बहुत कम है। मोदी ने इस ट्रेन में सफर भी किया। ट्रेन के ड्राइवर के केबिन में जाकर उसकी तकनीक को समझा। यह ट्रेन अंदर से कैसी दिखती है, इसके अंदर क्या खास है, इसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर मोदी ने क्या कहा। मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का ऐलान सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर करती थी, लेकिन उनकी सरकार हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर फोकस रखती है, क्योंकि ये देश के विकास के लिए जरूरी है। मोदी ने कहा कि जिस तरह न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी को डेवलप्ड ट्विन सिटी के तौर पर जाना जाता है, उसी तरह वो भी गांधीनगर और अहमदाबाद को विकसित ट्विन सिटी बनाएंगे। ट्विन सिटी का विकास कैसे होता है, गांधीनगर, अहमदाबाद इसका उत्तम उदाहरण है। आने वाले समय में गुजरात में अनेक ट्विन सिटी के विकास का आधार तैयार हो रहा है। अब तक हम सिर्फ न्यूयॉर्क न्यू जर्सी ट्विन सिटी सुनते रहते थे। मेरा हिंदुस्तान पीछे नहीं रह सकता। पिछले 8 वर्षों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को जन आकांक्षा से जोड़ा है। एक समय वो भी था जब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर घोषणाएं सिर्फ चुनावी नफे नुकसान को ध्यान में रखकर की होती थी। टैक्स पेयर की कमाई का उपयोग राजनीतिक स्वार्थों के लिए ही किया जाता था। डबल इंजन की सरकार ने इस सोच को बदला है। स्थायी प्रगति का आधार मजबूत और दूरदर्शी सोच के साथ बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आज इस सोच के साथ भारत काम कर रहा है। भारत दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। इसके बाद मोदी ने एक अहम बात कही। ये वो बात है जिसके बारे में सब जानते हैं, जिसे सब महसूस करते हैं, लेकिन कोई कहता नहीं। मोदी ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि आजकल प्रोटेस्ट और आंदोलन के दौरान ये दिखता है कि लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, बसों और ट्रेनों पर पथराव करते हैं। मोदी ने नौजवानों से अपील की कि वो देश की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझें। जिस तरह वो अपने घर की चीज़ों को नहीं तोड़ते, वही रवैया पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें तोड़ा जाएगा तो नुकसान सबका होगा। जब आप मेरे देश की नई पीढ़ी को ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे भविष्य के लिए है, जब एक बार मेरे नौजवान को इस बात का एहसास होगा, वो कभी भी किसी आंदोलन में ऐसी प्रॉपर्टी पर हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा। उसको उतना ही दर्द होगा जितना उसके अपनी घर की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। उसकी साइकिल को अगर थोड़ा नुकसान होता है तो जो दर्द होता है, वो दर्द उसको मेट्रो को नुकसान होने से होने वाला है। लेकिन इसके लिए हम सबका दायित्व है। हम हमारी नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करें, उनकी संवेदनाओं को जगाएं। वंदे भारत कहते ही मां भारती का चित्र मन के अंदर आना चाहिए। मेरी भारत मां के उज्जवल भविष्य के लिए ये वंदे भारत दौड़ रही है, जो वंदे भारत देश को दौड़ाने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, वो कैसी दिखती है, बाहर से कितनी सुंदर है, अंदर से कितनी खूबसूरत है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इस वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए आप गांधीनगर से मुंबई अप डाउन कर सकते हैं। सुबह गांधीनगर से निकलें और शाम को मुंबई से वापस गांधीनगर लौट सकते हैं। इस ट्रेन का पिकअप बुलेट ट्रेन से बेहतर है। बुलेट ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 55 सेकंड में पकड़ती है, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस 52 सेकंड में इतनी स्पीड तक पहुंच जाती है। तमाम प्रकार के एडवांस फीचर के साथ ये ट्रेन जो है, ये भारत के अंदर ही पूरी तरह तैयार हुई है। और आपको बता दें कि आप देखिए, आत्मनिर्भर भारत के
जो मैसेज है उसको कन्वे करती हुई ये ट्रेन जो है ये गांधीनगर से मुंबई के बीच में दौड़ेगी। और आपको बता दें कि ये ट्रेन जो है ये करीब 6 घंटे में अहमदाबाद से मुंबई के बीच का सफ़र जो है उसको तय करेगी। यहाँ से अगर आप देखें बाहर से एकदम एडवांस लुक इस ट्रेन का आपको नज़र आता है। तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ ये लैस है। इसमें जो कोचेस हैं उसमें कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा GPRS सिस्टम है, GSM सिस्टम है और सबसे बड़ी बात बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं पैसेंजर के लिए वो इसमें एडवांस लेवल पे जो है लगाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात जो कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है इसका फीचर वो ट्रेन को आमने सामने से आती किसी भी वस्तु के साथ तुरंत रोक देता है। और ये देखिए किस तरह से ये स्पीड पकड़ रही है, ये इसका सबसे बड़ा फीचर है। ये बताया जाता है कि ये ट्रेन जो है 1 से 100 किलोमीटर की स्पीड सिर्फ 52 सेकंड्स के अंदर तय कर लेगी। अब ये ट्रेन अंदर से कैसी दिखती है ये भी आपको दिखा देते हैं। हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया। वो गांधीनगर से अहमदाबाद तक आए। वंदे भारत के जिस फीचर की सबसे ज्यादा चर्चा है वो उसके एग्जीक्यूटिव कोच में दी गई सीट्स जो 180 डिग्री तक रोटेट हो सकती हैं। हर सीट के साथ एक टेबल है जिस पर आप अपना लैपटॉप रख सकते हैं, खाना खा सकते हैं। और इन रोटेटिंग सीट्स को देखिए ये कैसे दिखती हैं। वंदे भारत 3 के एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोच की सबसे अहम और सबसे बेहतरीन खासियत जो है वो हम आपको इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सीट जहां जिस पे आप बैठते हैं रिक्लाइनर तो है ही, साथ ही 180 डिग्री ये सीट घूमता भी है। यानी कि अगर आप अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और उनको अगर पीछे की सीट मिली हो तो घूम के आप उनके तरफ बैठ सकते हैं। या अगर आपको विंडो के बाहर, खिड़की के बाहर नजारे देखने हो तो वो भी आप बड़े ही आराम से बैठकर देख सकते हैं। और ये सबसे अहम और सबसे आरामदायक खासियत इस वंदे भारत ट्रेन की है। और मैं बार बार बता रहा हूं कि ये सब कुछ देश में बना है, मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया। ये पूरी ट्रेन जो है वो देश में बना है। तो जो लोग इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं और सीट घुमा घुमा कर मजे ले रहे हैं वंदे भारत का, उनसे हम बात करते हैं। और ये पहला सफर है जब गांधीनगर से ये ट्रेन निकली है और मुंबई सेंट्रल अपने आखिरी पड़ाव तक जाएगी। 180 डिग्री पे रोटेट होती है सीट और ट्रैवलिंग के व्यू देखने के लिए है। वो लोग जो भी अपने फैमिली के संग है, 4 जन है कपल में, तो वो बैठ के भी सामने बात कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, जो भी जिस टाइम पे जा रहे हैं डिनर के टाइम पे डिनर कर सकते हैं और बातें का एंजॉय कर, पूरा सफर का मस्त एंजॉय कर सकते हैं अपना। ये टेबल आपने कहां से निकाला? ये टेबल कहां से निकलता है? निकाल के जरा दिखाइए। ये देखिए, ये एक नई सुविधा है और बेहतरीन आधुनिक सुविधा है और ये आपके लैपटॉप के लिए पूरा फिट है। ये हाँ, एकदम परफेक्ट है और यूज़ करने के लिए काफ़ी इजी है। दूसरी ट्रेन में क्या है, वो सीट से निकालना पड़ता है तो वो थोड़ा बहुत अनइजी रहता है। ये कंफर्टेबल है और इजी, और अपने को रखना है तब आराम से इसको रख सकते हैं। स्पीड, हाइजेनिक, क्या बताए, एकदम वंडरफुल। और आप एक चीज सोचिए, मैं 2 बजे अहमदाबाद से निकलूंगा, 4:30 बजे सूरत पहुंच जाऊंगा, वहां काम खत्म करके रात को 9 बजे निकल के 12 बजे वापस अहमदाबाद आ जाऊंगा। क्या सोच सकते हैं आप? एक दिन में अहमदाबाद का भी काम खत्म कर लूंगा, सूरत का भी काम खत्म कर। इट्स अ वंडरफुल, इट्स अ मोदी मैजिक, दैट्स ऑल। बहुत ही अच्छा अनुभव है, बहुत ही अच्छा अनुभव है और तारीफ के काबिल काम है ये। साथ साथ एक छोटी सी बात में ध्यान बटाना चाहूँगा रेलवे की तरफ कि इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है। ये जो जिस तरह से ट्रेन के कोचेज़ हैं और ट्रेन की साफ सफाई है और ये जो रैक्स वगैरह है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, मुझे एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं था कि मैं आज इस ट्रेन में सफ़र करने वाला हूँ। मेरे साथ मेरा सर है, उसकी वजह से मैं आज इस ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी जात को मतलब बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ और ये ऐतिहासिक मोमेंट है, उसका मैं साक्षी बना हूँ। गांधीनगर में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में मेट्रो के फर्स्ट फेज में अपरल पार्क से थलतेज तक का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और मोटेरा से ग्यासपुर तक का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर शामिल है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में करीब 32 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन है जिसमें 17 स्टेशन हैं और मोटेरा से ग्यासपुर की मेट्रो लाइन 19 किलोमीटर है जिसमें 15 स्टेशन हैं। अहमदाबाद में मेट्रो के फर्स्ट फेज में करीब 13,000 करोड़ रुपए का खर्च आया। इसमें
एलिवेटेड और अंडरग्राउंड दोनों तरह की मेट्रो लाइन है। मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करने के बाद मोदी ने कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र तक मेट्रो स्टेशन का करीब 15 किलोमीटर का सफर इसी ट्रेन से किया और इस दौरान उन्होंने इस ट्रेन में सफर करने वाले लोगों से बात की। ये पीछे जो मेट्रो ट्रेन आपको दिख रही है, इसी ट्रेन में बैठ करके कालूपुर रेलवे स्टेशन से वो दूरदर्शन केंद्र पे जो मेट्रो स्टेशन है उसकी तरफ जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं खूबसूरत नेटवर्क और एक विशाल नेटवर्क जो है अहमदाबाद शहर में करीब 40.3 किलोमीटर का खड़ा किया है। और इस मेट्रो ट्रेन में बैठ करके प्रधानमंत्री अब दूरदर्शन केंद्र के मेट्रो स्टेशन पर जा रहे हैं, जो यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर पे बढ़ा हुआ है। करीब 15 किलोमीटर की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी इस मेट्रो ट्रेन में कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इसके जरिए उन्हें पूरे मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक अंदाजा मिलेगा, उसकी फील आएगी, क्योंकि अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे स्टेशन है जिससे चल के वो इस ट्रेन में बैठे और इस ट्रेन में बैठ करके वो आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड से इस एलिवेटेड ट्रैक पर पहुंचे और इस एलिवेटेड ट्रैक से ट्रेवल करते हुए दूरदर्शन तक गए हैं। बीच में जो मेट्रो का इंटरजंक्शन है वो भी उन्होंने देखा होगा, जहां से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है अहमदाबाद का, ये दोनों क्रॉस होते हैं और वहां से आप मेट्रो चेंज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऐसा माना जा रहा है कि इनिशियली करीब 30,000 से ज्यादा लोग डेली इस मेट्रो में ट्रेवल करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ाया जा रहा है इसको गांधीनगर तक भी फेज 2 में एक्सटेंड किया जा रहा है। अहमदाबाद में और प्लान आगे बनेंगे। आपको बता दें खुद मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए सपना देखा था मेट्रो का और आज ये यथार्थ रूप ले चुकी है। नरेंद्र मोदी इतने बड़े लीडर क्यों हैं, मोदी की लोकप्रियता इतनी क्यों है, ये जानने के लिए इस बात की एक झलक काफी है कि आज एक दिन में मोदी ने क्या क्या किया। नवरात्र का मौका है, मां अम्बे के दर्शन किए, जिन गरीब महिलाओं को मकान देकर उनकी दिवाली में उजाला किया उनसे बात की, अहमदाबाद में मेट्रो का उद्घाटन किया, नई सुपरफास्ट वंदे भारत में ट्रेवल किया। इसके अलावा ऐलान किया कि वो अंबाजी मंदिर के आसपास के इलाके को ऐसा बना देंगे जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम 3 दिन रुकना पड़े, ये टूरिस्ट सेंटर बन जाए। इससे श्रद्धालुओं को पुण्य मिलेगा, यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। यह नरेंद्र मोदी की सोच का परिचायक है। अगर कोई नेता दिन रात जनता के बारे में सोचेगा, कोई लीडर इतनी प्लानिंग के साथ इतनी स्पीड से इतनी मेहनत से काम करेगा तो उसे कौन हरा पाएगा। मोदी जैसे लीडर को न तो इल्जाम लगाकर छोटा किया जा सकता है और न ही गिमिक्स करके उनका मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन मोदी का मुकाबला करने का दावा करने वाले ये गलती बार बार करते हैं। वो ड्रामेबाजी करके उनसे जीतना चाहते हैं, इसीलिए बार बार पराजित होते हैं। ऐसी गलती केजरीवाल ने की, उसका नतीजा आज दिखाई दिया। अहमदाबाद में मोदी की रैली में वो ऑटो वाला शामिल हुआ जिसके घर पर केजरीवाल खाना खाने गए थे और उस ऑटो वाले को दिल्ली में अपने घर पर खाने खाने का न्योता देकर आए थे। ऑटो वाले का नाम है विक्रम दंतानी। 12 सितंबर को केजरीवाल अहमदाबाद के घाट लोदिया इलाके में विक्रम के घर पर डिनर करने गए थे। आज जब विक्रम भगवा गमछा पहने, भगवा टोपी पहनकर मोदी के रैली में आया तो रिपोर्टर्स ने उन्हें घेर लिया, पूछा अपनी मर्जी से आए या आपको जबरदस्ती लाया गया। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने भी इस ऑटो वाले से बात की। विक्रम ने कहा वो तो बीजेपी के साथ है, यूनियन वालों के कहने पर केजरीवाल को न्योता दे दिया था। विक्रम ने कहा केजरीवाल को खाना जरूर खिलाया लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे। तो मुझे ये बताइए कि आप एक्चुअल में है किसके साथ, भाजपा के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ? एक्चुअली में तो है हम भाजपा के ही साथ है और भाजपा से ही जुड़े हैं पहले से ही। जो जब से वोट डालना सीखा हूँ तब से मैं भाजपा के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। पर उस दिन जिस तरह से आप उसकी सभा में दिखे, जिस तरह से आपने आमंत्रण दिया, जिस तरह से केजरीवाल ऑटो रिक्शा में, आप ही के ऑटो रिक्शा में बैठ के वहां पे गए, ठीक है, तो ऐसे में तो साफ दिख रहा है कि आप आम आदमी पार्टी के एक तरह से प्रचार के नहीं प्रचार के वो क्या है कि जो यूनियन वाले ने डिसाइड किया था ना, जो यूनियन कमेटी है, हम उनमें जुड़े हुए हैं और उन लोगों ने डिसाइड किया था और उन लोगों ने बात की, उन लोगों ने बात करके मेरे को सिर्फ आमंत्रण देने था, मैंने आमंत्रण दिया और वो खाने के लिए बुलाया। वो लोग
केजरीवाल सर ने आप पार दी, फिर खाने को तो लेने जाना ही पड़ेगा, अब मना तो नहीं कर सकते, तो खाना खा के उनको भेज दिया बस। नहीं तो मुझे ये बताइए कि अब आप हमको भाजपा के इस रैली में दिख रहे हैं, यहाँ बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी आपके साथ हैं, आप ये बताइए आप किसी दबाव के तहत यहाँ पे हैं या सच में बीजेपी के साथ जुड़े? नहीं, सच में बीजेपी, हम पहले से ये बीजेपी के मोदी साहब के ही आशिक है, पहले से जब से मैं वोट डालना सीखा हूँ तब से मोदी जी का ही आशिक है हम। नहीं, पर आपको पता चला आप आशिक मोदी साहब के हैं, लेकिन आपकी वजह से केजरीवाल ने कितना बड़ा बवाल मचा दिया यहाँ। तो अब हम जनता को क्या पता होता है क्या होता है क्या नहीं होता है, हमको कुछ मालूम नहीं है, हम तो सिर्फ ऐसे ही खाने पे, मेरे को नहीं मालूम था कि इतना सारा खाने पे बुलाने पे इतना हो सकता है कुछ। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑटो वाला मोदी का सपोर्टर निकला। वो मोदी का आशिक इसलिए है क्योंकि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ऑटो वालों की जिंदगी बदल दी थी। पर्सनल इंटरेस्ट लेकर अहमदाबाद के ऑटो को सुविधा वाले ऑटो बनाया, ऑटो वालों की इनकम बढ़ी, वो हमेशा के लिए मोदी के सपोर्टर बन गए। मोदी के रिश्ते ऑटो वालों से गहरे बन गए। अगर केजरीवाल को लगता है कि एक ऑटो वाले को अपने घर बुलाकर या उनके घर जाकर खाना खाकर उनका दिल जीत लेंगे तो ये गलतफहमी है। मोदी को लोग क्यों चाहते हैं और मोदी कैसे छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री का काफिला जिस रास्ते से गुजरता है उस पर ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, लेकिन आज मोदी ने नोटिस किया कि वो एक एम्बुलेंस रास्ते में फंस गई है, उन्होंने अपने काफिले को रुकवा दिया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मोदी अहमदाबाद से गांधीनगर की तरफ जा रहे थे। मोदी ने एम्बुलेंस देकर काफिला रुकवाया और एम्बुलेंस को आगे जाने दिया। यही बात मोदी को दूसरों से अलग करती है। मोदी ने आज एक नसीहत दी और नसीहत अपने व्यवहार से दी। पहली, जब भी एम्बुलेंस दिखे तो उसे रास्ता जरूर दीजिए क्योंकि मरीज की जिंदगी के लिए एक एक क्षण महत्वपूर्ण होता है। और दूसरी बात, पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना समझिए, उसे नुकसान मत पहुंचाइए। और मैं आपसे कहता हूं कि प्रधानमंत्री की इस अपील पर हमारे नौजवान जरूर अमल करें। अब मैं आपको महाराष्ट्र की सियासत का हाल बता देता हूं। आजकल एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच दशहरा रैली को लेकर मुकाबला चल रहा है। दोनों गुट एक दूसरे से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश में लगे हैं। उद्धव ठाकरे का गुट शिवाजी पार्क में दशहरे की रैली करेगा, जबकि एकनाथ शिंदे की दशहरा रैली उसी दिन मुंबई के बीकेसी मैदान में होगी। किसकी रैली में कितनी भीड़ पहुंचेगी ये तो 5 अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन अभी से दोनों गुटों ने दशहरे के दिन के लिए पूरी ताकत लगा दी है। उद्धव ठाकरे के गुट ने रैली का प्रोमो जारी किया जिसमें बाल ठाकरे की तस्वीर है और उद्धव ठाकरे का वीडियो है। जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो भगिनींनो माता लेकिन शिंदे गुट ने जो टीजर रिलीज किया उसमें आवाज है बाला साहब ठाकरे की। बाल ठाकरे की स्पीच का एक अंश से इस्तेमाल किया गया है जिसमें बाला साहब कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज का भगवा, शिवसेना का भगवा हमेशा आसमान में लहराते रहना चाहिए। शिंदे गुट के टीजर में एकनाथ शिंदे को बाल ठाकरे और आनंद दिघे के असली वारिस के तौर पर पेश किया गया है। भगवा झेंडा, शिवसेनेचा भगवा झेंडा, हिंदू धर्माचा भगवा झेंडा सतत सातत्यानं आसमानात फडकत राहायला पाहिजे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। शिवसेनेचा दसरा मेळावा बीकेसी बांद्रा मुंबई। आणि शिवरायाचा भगवा झेंडा, शिवसेनेचा भगवा झेंडा, हिंदू धर्माचा भगवा झेंडा सतत सातत्यानं आसमानात फडकत राहायला पाहिजे। एकनाथ शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले का कहना है कि दशहरे के दिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी रैली में हिंदुत्व का, असली शिवसेना का असली संदेश देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ठाकरे गुट तो भीड़ जुटाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस की मदद ले रहा है। दशहरे की रैली से साबित हो जाएगा कि जनता किसके साथ है। शिवसेनेचा भगवा झेंडा,
ये एक निष्ठा रखी, इसके लिए तो आज पूरे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इतने शिवसैनिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे एमएलए हो, खासदार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, सभी लोग प्रतिनिधि एक नाथ शिंदे साहब के नेतृत्व को स्वीकार है। उन्होंने जो संकल्प किया बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आगे लेने का, तो लोग भी अभी पसंद कर रहे हैं। और आने वाले दशहरे रैली को आपको दिखाई देगा कि लोग किसको पसंद करते हैं और कौन बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आगे लेके जाने वाला है, ये अभी लोग प्रूव करके दिखाएंगे। ये भीड़ वो ही एनसीपी के भीड़ लेके ही आज जितने भी उनके प्रोग्राम है वो एनसीपी की भीड़ लेके ही कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा एनसीपी के सीनियर लीडर ही इस रैली के बारे में, दशहरा रैली के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट की प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने कहा कि असली शिवसेना तो ठाकरे परिवार की है, शिंदे गुट तो सिर्फ ठाकरे परिवार की नकल करता है। शिवसेना का जो दसरा मेळावा है, आज पिछले 55-56 सालों से उसी शिवतीर्थ पर एक ही विचार, एक ही नेता, एक ही झंडा, एक ही मैदान, ये हमारी खासियत है। अब ये दूसरा गुट जो है वो नकल सेना है, सभी चीज़ों में हमारी नकल करते हैं। तो अब नकल ही करने का है, मगर वो भी ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ऐसा क्या है देने के लिए। यहाँ पर हम कहते हैं कि विचारांचं सोनं लुटणं, मराठी में विचार हम दे रहे। विचार बाला साहब ठाकरे जी के जो विचार थे हिंदुत्व, प्रखर हिंदुत्व के बारे में, सारा देश आतुर रहता था वो सुनने के लिए। बाद में माननीय उद्धव जी ठाकरे, इनके नेतृत्व में भी पिछले 5-6 सालों से दसरा मेळावा हो रहा है, और वही भीड़, वही ताकत, इस दसरा मेळावा स्वाभाविक है इस सारे पार्श्वभूमि पर जो सत्तांतर हुआ महाराष्ट्र में, ये दसरा मेळावा दुगने तिगने चौगुने पट होगा, और हम किसी की नकल नहीं करने वाले हैं। जिस दिन से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से कुर्सी छीनी है, दोनों हर रोज एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर, दशहरा रैली हो या कोर्ट का फैसला हो, दोनों ये साबित करने में लगे रहते हैं कि मेरी शिवसेना असली है। एक के पास महाराष्ट्र की सरकार है तो दूसरे के पास मुंबई की बीएमसी। लेकिन जन समर्थन किसके पास है, इसका फैसला बीएमसी के चुनाव के बाद होगा, और बीएमसी के चुनाव अब जल्द होने वाले हैं। दशहरे की एक रैली की तैयारी नागपुर में भी हो रही है। 2 साल के बाद नागपुर में संघ मुख्यालय में पूरा उत्साह है, जोश के साथ दशहरा मनाया जाएगा। आज नागपुर के रेशमबाग मैदान में विजयदशमी के जुलूस की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। 1500 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने इसमें हिस्सा लिया। पूरे 2 साल बाद नागपुर में ऐसी तस्वीर देखने को मिली। पिछले साल नागपुर में विजयदशमी के उत्सव में सिर्फ 50 स्वयंसेवक शामिल हुए थे, लेकिन इस बार पूरे देश में विजयदशमी के जुलूस निकाले जाएंगे। खास बात यह कि विजयदशमी उत्सव में करीब 30 साल के बाद किसी महिला को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। इस बार दशहरा रैली में माउंटेनियर संतोष यादव चीफ गेस्ट होंगे। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा बाल स्वयंसेवकों का भी पथ संचलन निकाला जाएगा। संघ की स्थापना से लेकर अब तक ये पहला मौका है जब नागपुर महानगर में 40 जगहों पर बाल स्वयंसेवक विजयदशमी पर विजय उत्सव मनाएंगे। ये बात सही है कि पिछले कुछ वर्षों में उत्सव थोड़ा सा संक्षिप्त में हुआ था, क्योंकि परिस्थिति वैसी थी। इस बार पुनः जैसे पहले होता था उसी उत्साह में इस बार पुनः उत्सव है, और सारे नागपुर के स्वयंसेवक जो है वो जुटे हुए हैं। अभी आज अभ्यास भी चल रहा है उसका, और ये अभ्यास प्रतिवर्ष भी चलता है। 5 तारीख को विजयादशमी के दिन उत्सव होगा। सुबह पूजनीय सरसंघ चालक जी भी रहेंगे, और इस बार महिला अतिथि है, महिला गिरियारोहक संतोष यादव जी विशेषकर अतिथि के रूप में आ रही है। बाल स्वयं सेवकों के लिए इस बार विशेषकर नागपुर में देखा जा रहा है 40 जगहों पे स्वयं। जी बिल्कुल। तो ये पहले भी होता रहा है, कभी विभाग का होता है, कभी महानगर का। इस बार नगरशाह किया गया है ताकि और अधिक स्वयंसेवक उसमें सहभागी हो सके, और इस दृष्टि से काफ़ी उत्साह है। कई सारे नए स्वयंसेवक जुड़े हैं,
और बीच के कुछ वर्षों में शारीरिक अभ्यास और ये सारे उत्सवों का क्रम प्राप्त नहीं हुआ था सबको, तो इसलिए और अधिक उत्साह है सब लोगों को। एक और बात संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में 1 लाख से ज्यादा नौजवान आरएसएस के मेंबर बने हैं। ऐसे हजारों नौजवानों को दशहरे की इस रैली में इनवाइट किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में युवा हमेशा से ही आते रहे हैं और लगातार युवाओं की संख्या ये संघ में प्रवेश करती है। ज्वाइन आरएसएस के माध्यम से भी लगभग 1 लाख से ज़्यादा युवा ये हर वर्ष संघ में आते हैं और स्थानीय शाखाओं के माध्यम से भी संघ के साथ वो जुड़ते हैं। इसलिए युवा तो हर वर्ष रहते ही हैं, लेकिन 2 वर्ष के बाद होने के कारण से थोड़ा युवाओं में भी उत्साह अधिक है, जिनको पहली बार ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। 2 वर्ष के अंतराल के बाद संचालन के कार्यक्रम, शस्त्र पूजन के कार्यक्रम बड़ी मात्रा में हो रहे हैं। इस कारण से बालों में भी उतना ही उत्साह ये देखने को मिल रहा है और 2 साल में जिन्होंने ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया, उस कारण से उनके मन में एक जिज्ञासा भी है और उत्साह भी है, दोनों। अब मैं आपको दूसरे पक्ष की बात सुनवाता हूं। आरएसएस तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अनुशासन की बात कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उनके एक भाषण के क्लिप को सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, जिसमें ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी और संघ परिवार ने मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। मुल्क की हालात आपको ये बता रहे हैं कि नफरत और बीजेपी और संघ परिवार मिलकर भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग कर चुके हैं और हमारी हर तहजीब की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं। हलाल गोश्त देश के लिए खतरा, हिजाब देश के लिए खतरा, दाढ़ी देश के लिए खतरा, टोपी देश के लिए खतरा, मस्जिदें देश के लिए खतरा, मस्जिद की मीनारें देश के लिए खतरा, मस्जिद की अज़ान की आवाज देश के लिए खतरा। और इस बात में आप देख लो, जब ये बातें हो रही हैं तो क्या कांग्रेस कुछ बोलती, क्या राष्ट्रवादी कुछ बोलती है, क्या शिवसेना कुछ बोलती है, क्या समाजवादी कुछ बोलती है, क्या आम आदमी पार्टी कुछ बोलती है? अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलने वाले कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? मुसलमान को डराओ, वो तो हमारा खैदी है, और हम ज्यादा बोलेंगे तो हमारा हिंदू वोट हमको नहीं मिलेगा। मुझे लगता है ओवैसी को अपनी सियासत का ज्यादा ध्यान है। वो ये बात बताना भूल गए कि मोहन भागवत मस्जिद में भी जा रहे हैं, मदरसों में जाकर मुस्लिम छात्रों छात्राओं से मिल रहे हैं। मोहन भागवत हिंदुओं से कह रहे हैं कि हर जगह शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है, हर जगह विवाद करना ठीक नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है, आपस में भाई भाई हैं, इबादत करने के तरीके एक हैं। मोहन भागवत ने कहा कि मुस्लिम बच्चे भी इंजीनियर और डॉक्टर बने, इसकी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन ओवैसी इसके ठीक उलट जंग की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है। मुझे लगता है ये समाज को तोड़ने वाली बात है, जोड़ने वाली नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि दिल्ली के बिल्कुल पास नोएडा की ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में आज एक बार फिर बुलडोजर क्यों पहुंचा। ये वही सोसाइटी है जहां पर एक महिला को गाली देने वाले श्रीकांत त्यागी के घर का एनक्रोचमेंट तोड़ा गया था। श्रीकांत त्यागी का वीडियो वायरल हो गया था, फिर उन्हें जेल भेजा गया था और फिर त्यागी समाज ने प्रोटेस्ट भी किया था। आज फिर इसी सोसाइटी में बुलडोजर दिखाई दिया और पूरी सोसाइटी में गैर कानूनी एनक्रोचमेंट पर कार्रवाई की गई। नोएडा की सोसाइटी में कई घंटे तक ड्रामा चला। अथॉरिटी ने 17 घरों पर एक्शन लिया, जबकि अवैध निर्माण करने वालों की लिस्ट में 138 घर हैं जिन पर कार्रवाई होनी है। अवैध निर्माण को गिराने के लिए अथॉरिटी ने सोसाइटी के लोगों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उनसे कहा गया था कि अपने आप एनक्रोचमेंट गिरा दें। जब नहीं किया तो कार्रवाई की गई। हालांकि आज जब बुलडोजर सोसाइटी के गेट पर पहुंचा तो वहां भी काफी हंगामा हुआ। अथॉरिटी की कार्रवाई के खिलाफ सोसाइटी में रहने वाली एक महिला ने काफी हंगामा किया, मिन्नतें की। महिला बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई। महिला का कहना था कि उसने बालकनी एरिया में मंदिर बनाया है, पूरी सोसाइटी के लोग मंदिर में माथा टेकने आते हैं, इसलिए मंदिर को न तोड़ा जाए। इस दौरान महिला पुलिस कर्मियों ने उसे हटाने की काफी कोशिश की,
अफरा तफरी के बीच एक महिला अपने मंदिर को बचाने की गुहार लगाती रही, जिसके बाद अथॉरिटी ने खुद महिला को अतिक्रमण हटाने का निर्देश देते हुए वहां आज कार्रवाई नहीं की। रिक्वेस्ट है, हमारा मंदिर है, सर हमने मंदिर है सारा कुछ का है। हालांकि इसके बाद अनुत्यागी के घर के बाहर बुलडोजर पहुंच गया। वहां जो पेड़ दोबारा लगाए गए थे उन्हें हटाने की कार्रवाई की गई। अनुत्यागी ने एक बार फिर काफी विरोध किया। श्रीकांत त्यागी की मां भी वहां मौजूद थी, उन्होंने भी कार्रवाई को लेकर विरोध किया, लेकिन फिर भी एक्शन रुका नहीं। जिन लोगों के घरों पर कार्रवाई की गई वो काफी गुस्से में नजर आए। लोगों ने आरोप लगाया कि अथॉरिटी की तरफ से उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और जिन शेड्स पर अथॉरिटी बुलडोजर चला रही है वो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन है, जिसके लिए लैंडलॉर्ड्स के पास परमिशन है। मुझे लगता है जहां तक एनक्रोचमेंट का सवाल है, जो गैर कानूनी कब्जा है उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अचानक किसी के घर पर बुलडोजर चलाना वो भी ठीक नहीं है। लोगों को थोड़ा वक्त देना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि वो अपने आप इस एनक्रोचमेंट को हटा लें, उसके बाद एक्शन हो तो बेहतर। आज की एक और ध्यान देने वाली खबर यह कि ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट करे महिलाओं के सपोर्ट में अफगानिस्तान की महिलाएं मैदान में उतर आई हैं। काबुल में अफगान महिलाओं ने ईरान की तरह हिजाब को कंपल्सरी बनाए जाने के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बंदूकधारी तालिबानी गार्ड्स के सामने ये महिलाएं बिना डरे पोस्टर बैनर लेकर डटी रही। इन महिलाओं ने कहा कि ईरान की महिलाएं जाग चुकी हैं, अब अफगानिस्तान की बारी है। अफगान महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ तानाशाही मुर्दाबाद के नारे लगाए। अफगानिस्तान में तालिबान का राज है, चारों तरफ खौफ का माहौल है। तालिबान के शासन में महिलाएं अकेले घर से नहीं निकल सकती, बिना हिजाब के बाहर जाने पर पाबंदी है, लड़कियों की पढ़ाई पर रोक है। इसके बाद भी अफगानिस्तान की महिलाएं ईरान की औरतों के सपोर्ट में सड़कों पर उतरी। वैसे ईरान के हिजाब प्रोटेस्ट को पूरी दुनिया में सपोर्ट मिल रहा है और सबसे खास बात है कि ईरान के पुरुष भी आजादी की लड़ाई में अपने देश की महिलाओं का समर्थन कर रहे हैं। ईरान की फुटबॉल टीम ने भी एक मैच में खेल शुरू होने से पहले अपने देश की महिलाओं के सपोर्ट में ब्लैक जर्सी पहनी। ईरान और अफगानिस्तान में महिलाएं जिस हिम्मत के साथ अपने हक के लिए, अपनी आजादी के लिए लड़ रही हैं, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। पूरी दुनिया को उनके साथ खड़े होना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।